एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। आज से देखेंगे हम विद्यार्थियों हिंदी हिंदी व्याकरण से प्रश्न। अभी तक हम हिंदी साहित्य देख रहे थे, हिंदी गद्य की विविध विधाओं से विभिन्न प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास आदि हम सभी चैप्टर्स पर देख चुके हैं कक्षाएं। आज की कक्षा हमारी प्रारंभ होती है हिंदी व्याकरण से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ होता है टीजीटी या पीजीटी एलटी ग्रेड देने के लिए। तो चलिए बिना देर किए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। यदि हिंदी व्याकरण से संबंधित या हिंदी साहित्य से संबंधित भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं, आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। परंतु उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो आज की कक्षा का पहला प्रश्न है, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा सोस्यूर। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक सोस्यूर हैं। फर्डिनांड द सोस्यूर का नाम आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप में लिया जाता है, क्योंकि उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत भाषाई क्रांति के रूप में उभरे हैं। किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया था? तो ये है हार्नले। सर्वप्रथम हार्नले ने आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया था। इन्होंने भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया। आधुनिक आर्य भाषा विज्ञान का जनक सोस्यूर को माना जाता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का अर्थ है उच्चारण की सुविधा। भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ है उच्चारण की सुविधा। इसे मुख सुख भी कहा जाता है। वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है व्यंजन विपर्य का। वाराणसी का बनारस रूप में विकास व्यंजन विपर्य का उदाहरण है। विपर्य किसी शब्द के स्वर, व्यंजन या अक्षर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और दूसरे से के पहले स्थान पर आ जाते हैं। इसके कई भेद हैं, स्वर विपर्य, व्यंजन विपर्य तथा अक्षर विपर्य। वाराणसी का बनारस रूप व्यंजन विपर्य विकास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, टकसाली भाषा किसे कहते हैं? तो टकसाली भाषा परिनिष्ठित भाषा को कहते हैं। भाषा विज्ञान के अनुसार मानक भाषा को आदर्श भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं। किसी भी भाषा का उसके विभिन्न रूपों की अभिव्यक्ति के माध्यम के लिए उसका मानक रूप ही प्रयुक्त होता है। इसलिए हिंदी को प्रयोजन मूलक प्रयुक्ति के माध्यम के परिप्रेक्ष्य में उसके मानक रूप पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है? तो अपभ्रंश भाषा को। अपभ्रंश भाषा को मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी माना जाता है। यही कारण है कि अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा भी कहा गया है। अपभ्रंश का सबसे प्राचीन उदाहरण प्रमाण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है, जहाँ इसे विभ्रष्ट भाषा कहा गया है। दंडी इसे आभीर भाषा कहते हैं, जबकि किशोरी दास वाजपेयी इसे ड़ भाषा कहते हैं। निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? जटिलता से सरलता की ओर भाषा की प्रकृति होती है। भाषा वैचारिक और मानस पटल पर उद्वेलित होने वाली भावनाओं का प्रतिबिंब है। विश्व में कई भाषाएं बोली जाती हैं। संभवतः सभी भाषाएं आपस में संवेदना के स्तर पर जुड़ाव रखती हैं, परंतु हिंदी भाषा अपनी सहजता और लचीलेपन के कारण संवेदनशीलता की इस विशेषता के अत्यंत निकट है। हिंदी शब्द पूर्व में भारतीयता या भारत से संबंध का द्योतक था, जो कि प्रायः अभारतीयों द्वारा प्रयोग में लाया जाता था। अर्थात वे लोग जो भारत से आए हैं या भारतीय हैं, उन्हें और उनकी बोली को हिंदवी कहते थे। कालांतर में यह शब्द हिंदी प्रदेश की उपभाषाओं एवं बोलियों के लिए प्रयुक्त होने लगा। हिंदी के इतिहास पर नज़र डालें तो पाते हैं कि
इसका इतिहास हजार वर्ष से भी पुराना है तथा यह भाषा अपनी विकास प्रक्रिया में गतिशील नदी की तरह बहती हुई निरंतर जटिलता से सरलता की ओर अग्रसर होती गई। न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में निश्चितता रहती है। न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में निश्चितता रहती है, जिससे शब्द का अर्थ समझने में किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न हो। कोई भी बोली या भाषा मानवता प्राप्त करने पर हो जाती है। क्या हो जाती है? सरल हो जाती है। किसी भी बोली या भाषा की एक मानकता होती है, जिसे प्राप्त कर लेने पर वह बोली या भाषा सरल हो जाती है। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है चीनी भाषा परिवार। चीनी एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षर परिवार की भाषा कहा जाता है। यह उसकी आकृतिगत विशेषताओं को प्रभावित करता है। इस परिवार की भाषाओं का मुख्य क्षेत्र चीन, तिब्बत एवं बर्मा, म्यांमार है। भूटान एवं भारत के उत्तर क्षेत्र में भी इस परिवार के बोलने वाले हैं। इस परिवार की मुख्य भाषा चीनी भाषा है। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। उदाहरण स्वरूप जीव विज्ञान के संदर्भ में कोशिका का विशेष अर्थ है और उससे एक ही अर्थ लिया जाता है। पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए होती है? तो पारिभाषिक शब्दावली ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए होती है। पारिभाषिक शब्दावली ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए है। ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों तथा विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, भूगोल, चिकित्सा, वाणिज्य, विधि, दर्शन इत्यादि क्षेत्र में होने वाले विकास के कारण अलग अलग प्रकार के पारिभाषिक शब्द विकसित होते जाते हैं, जो विषय विशेष के संदर्भ में एक निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? भाषा वैज्ञानिक करते हैं। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण भाषा वैज्ञानिक करते हैं। वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? तो वस्तुनिष्ठ शैली से है। वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य वस्तुनिष्ठ शैली से है। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? तो ये अंग्रेजी का अनुवाद है। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः अंग्रेजी भाषा की शब्दावली का अनुवाद है, जैसे मीटर, रेडियो, किलोग्राम, थर्मामीटर इत्यादि। कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है अभिधा कहलाती है। कार्यालयी हिंदी की भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए। इसे अत्यंत सरल तथ्यों का सीधा और स्पष्ट कथन होना चाहिए। प्रश्न संख्या 17 से 22 के लिए दिए गए अंग्रेजी शब्दों का हिंदी पारिभाषिक शब्द छांटिए। ऑफिशियल लैंग्वेज, इसका अर्थ होगा राजभाषा। ऑफिशियल लैंग्वेज को हिंदी में कार्यालयी भाषा कहते हैं, जो सरकारी कामकाज हेतु प्रयोग होती है। इसका हिंदी पारिभाषिक शब्द राजभाषा होगा। राष्ट्रभाषा को नेशनल लैंग्वेज, लोक भाषा को पब्लिक लैंग्वेज तथा संपर्क भाषा को कॉन्टैक्ट लैंग्वेज कहते हैं। एडिटर का अर्थ होगा संपादक। एडिटर शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द संपादक होता है। राजदूत को इनवॉय, अभियंता को इंजीनियर, संशोधक का अंग्रेजी अनुवाद होगा मॉडिफायर। ट्रेनिंग का अर्थ होगा प्रशिक्षण। ट्रेनिंग शब्द हिंदी पारिभाषिक शब्द प्रशिक्षण होगा। परीक्षण का टेस्ट तथा परिवीक्षा का प्रोबेशन होगा प्रोबेशन। रिजर्वेशन का अर्थ होगा आरक्षण। रिजर्वेशन शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द आरक्षण होगा।
अनुसंधान का रिसर्च, स्थिरीकरण का स्टेबलाइजेशन तथा आरोपण का अंग्रेजी अनुवाद एलिगेशन होगा। अपॉइंटमेंट का हिंदी होगा नियुक्ति। अपॉइंटमेंट शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द नियुक्ति होगा। विज्ञप्ति का एडवर्टीजमेंट होगा। आदेश का ऑर्डर होगा और अनुमोदन का अप्रूवल होगा। रजिस्ट्रेशन का अर्थ होगा पंजीकरण। रजिस्ट्रेशन शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द पंजीकरण होगा। नामांकन का इनरोलमेंट, संशोधन का अमेंडमेंट, आरक्षण का अंग्रेजी अनुवाद रिजर्वेशन होगा। हिंदी निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? जयशंकर प्रसाद जी भाषा वैज्ञानिक नहीं है, जबकि सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा और भोलानाथ तिवारी, उदय नारायण तिवारी, देवेंद्र नाथ शर्मा इत्यादि भाषा वैज्ञानिक हैं। जबकि जयशंकर प्रसाद महान कवि एवं नाटककार हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बाल गंगाधर खेर थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे। राजभाषा आयोग संसदीय समिति और उसके प्रतिवेदन के अनुसार संविधान में प्रदत्त 8वीं अनुसूची की तत्कालीन भाषाओं के 20 प्रतिनिधियों वाले आयोग का गठन बम्बई प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में 7 जून 1955 को राष्ट्रपति के आदेश के अंतर्गत हुआ था। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बीजी खेर थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है शब्द। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। शब्द भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई है। शब्द सार्थक इकाई होते हुए वे वाक्य में इसका प्रयोग ज्यों का त्यों नहीं कर सकते। शब्दों को प्रयोग में लाने के लिए शब्दों में व्याकरणिक परिवर्तन करना पड़ता है। सार्थक अर्थ प्राप्ति के लिए शब्दों का विशेष क्रम होना जरूरी होता है तथा उनमें प्रत्यय, विभक्ति आदि को भी देखना आवश्यक होता है। जब सारी प्रक्रियाओं के बाद शब्द वाक्य में प्रयोग करने योग्य बन जाए तभी सही अर्थ की प्राप्ति होती है। एक ही शब्द के अनेक वाक्य भी बन सकते हैं। शब्द को जब वाक्य के अनुकूल बनाते हैं तब वह पद कहलाता है। भाषा विज्ञान में पद को रूप भी कहा गया है। जितना महत्व भाषा का है उतना ही महत्व शब्द का है, क्योंकि भाषा बिना शब्दों के नहीं बन पाती और शब्द भाषा के अस्तित्व की निशानी होते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प सी दिया था। विकल्प सी यानी कि ध्वनि, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना, अर्थात शब्द माना। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द होती है, जबकि भाषा की लघुत्तम इकाई, सिर्फ लघुत्तम इकाई होगा तो ध्वनि उसका उत्तर होगा। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है शब्द। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई शब्द है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। लिखित भाषा या भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा का आधार वाक्य है। ध्यातव्य है कि ध्वनियों के लिखित चिन्ह को वर्ण कहते हैं। वर्ण का खंड नहीं किया जा सकता। वर्णों में संधि हो जाने से नई ध्वनि बनती है। वर्णों में संधि हो जाने से नई ध्वनि बनती है। वर्णों में संधि हो जाने से नई ध्वनि बनती है। वर्ण मूलतः ध्वनियों का के लिखित चिन्ह है। इनके परस्पर निकटता के कारण संधि होती है और परिणाम स्वरूप नई ध्वनि बनती है। इन्हीं ध्वनियों के सार्थक समूह से शब्द तथा शब्दों के सार्थक व व्यवस्थित समूह से वाक्य का निर्माण होता है। ध्वनि मौखिक भाषा की तथा वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण या ध्वनि अखंड है, इनका खंड नहीं किया जा सकता। शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। वाक्य भाषा का आधार माना जाता है। भारतवर्ष की आदि भाषा है तो वैदिक संस्कृत आर्य भाषा आदि भाषा है। भारतवर्ष की आदि भाषा वैदिक संस्कृत है, जिसमें हमारे वेदबद्ध किए गए हैं। इसकी लिपि देवनागरी है। भारत की भाषाओं का विकास इस प्रकार है: वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत,
फिर पाली भारत की प्रथम देश भाषा, फिर प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश और उससे आधुनिक भारतीय भाषाएं। भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? तो हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। संपर्क भाषा उस भाषा को कहते हैं जो किसी क्षेत्र में सामान्य रूप से किसी भी दो ऐसे व्यक्तियों के बीच प्रयोग हो जिनकी मातृभाषाएं अलग अलग हों। इस दृष्टि से भारत में हिंदी और अंग्रेजी दोनों को संपर्क भाषा के रूप में माना जा सकता है, परंतु भारत की भाषाओं में हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है। अतः भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। अंग्रेजी को विश्व की संपर्क भाषा माना जाता है। नोट: किसी भी देश की संपर्क भाषा प्रायः उस देश की राजभाषा होती है। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में असत्य है। ए है, हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ था। हिंदी का विकास लगभग 1000 इससे माना जाता है। हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है और हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। तो हिंदी, इसका ऑप्शन ए अर्थात हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ था, ये कथन असत्य है क्योंकि हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। तो इस कक्षा को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। इसके आगे के प्रश्न हम इसके अगले भाग में देखेंगे। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।